सरला ने क्लर्क के पद पर कार्यभार ग्रहण किया और स्टाफ ने उसका भव्य स्वागत किया। स्वभाव व सुंदरता में कमी न रखने वाली युवती को देखकर लगा कि बनाने वाले ने उसकी देह व उम्र के हिसाब से उसे अक्ल कम दी है। यह तब पता चला जब मैंने मिस सरला से कहा, रमेश को गोली मारो और जाओ चूहों द्वारा क्षतिग्रस्त की गई सभी फाइलों का ब्यौरा तैयार करो। इतना कहकर मैं कार्यालय से बाहर चला गया था। दरअसल 3 बच्चों के विधुर पिता रमेश वरिष्ठ क्लर्क होने के नाते कर्मचारियों के अच्छे सलाहकार हैं, सो सरला को भी गाइड करने लगे। इसीलिए वो उसके बहुत करीब थे। अपने परिवार का इकलौता बेटा मैं सरकार के इस दफ्तर में यहाँ का प्रशासनिक अधिकारी हूँ। रमेश बाबू का खूब आदर करता हूँ क्योंकि वह कर्मठ, समझदार, अनुशासित व ईमानदार व्यक्ति हैं। अक्सर रमेश बाबू सरला के सामने बैठकर गाइड करते या कभी कभी सरला को अपने पास बुला लेते और फाइलें उलट पलट कर दिखाया करते। उनकी इस हरकत पर लोग मजाक करने लगे। मिस सरला, अपने को बदल डालो, जमाना बहुत ही खराब है, ऐसा वैसा कुछ घट गया तो यह दफ्तर बदनाम हो जाएगा। असल में जब भी मैं सरला से कोई फाइल मांगता उसका उत्तर रमेश जी से ही शुरू होता। उस दिन भी मैंने चूहों द्वारा कुतरी गई फाइलों का ब्यौरा मांगा तो वह सहजता से बोली, रमेश जी से अभी तैयार करा लूंगी। हर काम के लिए रमेश जी हैं तो फिर सरला किस लिए है? मैं गुस्से में कह गया, रमेश को गोली मारो। पता नहीं वह मेरे दफ्तर में क्या उलूल जुलूल सोच रही होगी। मैं अगली सुबह कार्यालय पहुंचा तो सरला ने मुझसे मिलने में देर नहीं की। सर, मैं कल से परेशान हूँ। क्यों? मुस्कुराते हुए मैंने उसे खुश करने के लिए कहा, फाइलों का ब्यौरा तैयार नहीं हुआ। कोई बात नहीं, रमेश जी की मदद ले लो। सरला, अब तुम स्वतंत्र रूप से हर काम करने की कोशिश करो। वह मुझे एक फाइल सौंपते हुए बोली, सर यह लीजिए, चूहों द्वारा कुतरी गई फाइलों का ब्यौरा। पर मेरी परेशानी कुछ और है। क्या मतलब? मैंने जानना चाहा। कल आपने कहा था कि रमेश जी को गोली मारो। सर, मैं रात भर सोचती रही कि रमेश जी में क्या खराबी हो सकती है जिसकी वजह से मैं उनको गोली मारूं। पहली नुमा सलाह या अधूरे प्रश्न से मैं बहुत बेचैन होती हूँ सर, वह गंभीरतापूर्वक कह गई। तभी मेरी माँ की उम्र की एक महिला मुझसे मिलने आई। परिचय से मैं चौंक गया। वह सरला की माँ है। जरूर सरला से संबंधित कोई शिकायत होगी। ये सोचकर मैंने उन्हें सादर बैठाया। उन्होंने मेरे सामने वाली कुर्सी पर बैठने से पहले अपनी बेटी के सिर पर हाथ फेर कर उससे जाने को कहा तो वह केबिन से निकल गई। सर, मैं एक प्रार्थना लेकर आपको परेशान करने आ गई। सरला की माँ बोली, हाँ माँ जी, आप एक नहीं 1000 प्रार्थनाएं कर सकती हैं। मैंने बात आगे बढ़ाई। बताइए माँ जी। वह बोली, सर, मेरी सरला कुछ असामान्य हरकतें करती है। उसके सामने कोई बात अधूरी मत छोड़ा कीजिए। कल घर जाकर उसने धरती आसमान उठाकर जैसे सिर पर रख दिया हो। देर रात तक समझाने बुझाने के बाद वह सो पाई। बेचैनी में बहुत ही अजीब व गरीब हरकतें करती हैं। दरअसल मैं उसे बहुत चाहती हूँ, वह मेरी जिंदगी है। मैंने सोचा कि यह बात आपको बता दूं ताकि कार्यालय में वह ऐसा न करे। मैंने आश्चर्य और धैर्यता से कहा, माँ जी, आपकी बेटी का स्वभाव बहुत कुछ मेरी समझ में आ गया है। पिछले सप्ताह से मैं उसे बराबर रीड कर रहा हूँ। असहनीय बेचैनी के वक्त वह अपना सिर पटकती होगी, अपने बालों को भी भींचकर झकझोरती होगी, चीखती चिल्लाती होगी। बाद में उसके हाथ में जो वस्तु होगी उसे फेंकती होगी। हाँ सर, माँ जी ने गोल गोल आंखें ऊपर करते हुए कहा, सब कुछ ऐसा ही करती हैं। इसलिए मैं बताने आई हूँ कि उसे सामान्य बनाए रखने के लिए सलाह मशविरा यही खत्म कर लिया करें, अन्यथा वह रात को न सोएगी न सोने देगी। भय है कि कहीं कार्यालय में किसी को कुछ फेंक कर न मार दे। जी माँ जी, आपकी सलाह पर ध्यान दिया जाएगा, पर एक प्रार्थना है कि मैं आपको माँ जी कहता हूँ, इसलिए आप मुझे रजनीश कहिए या बेटा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। उठते हुए माँ जी बोली, ठीक है बेटा। एक जिज्ञासा हुई कि सरला के लक्षणों को तुम कैसे समझ पाए हो? क्या पिछले दिनों भी कार्यालय में उसने ऐसा कुछ? नहीं, अब तक तो नहीं, पर मैं कुछ मनोभावों के संवेदनों और आप द्वारा बताए जाने से यह समझ पाया हूँ। मेरा प्रयास रहेगा कि सरला जल्दी ही सामान्य हो जाए। मैंने माँ जी को उत्तर दिया तो वह धन्यवाद देकर केबिन से बाहर निकली और फिर सरला का माथा चूमकर बाहर चली गई। मैंने अपना प्रभाव जमाने के लिए उन्हें आश्वस्त किया था। संभव है कि हालात मेरे पक्ष में हो और सरला को सामान्य करने का मेरा प्रयास सफल रहे। सरला की शादी के बाद किसी एक पुरुष की जिंदगी तो बिगड़ेगी ही, क्यों न मेरी ही बिगड़े। हालांकि उसे सामान्य करने के लिए शादी ही उपचार नहीं है, पर प्रथम शोध प्रयास विवाहोपचार ही सही। वैसे मेरे हाथ के तोते तो उड़ चुके थे,
फिर भी साहस बटोर कर सरला को बुलाकर मैं बोला, मिस सरला, मैं एक सलाह दूं? तुम उस पर विचार करके मुझे बताना। जी सर, सलाह बताइए। मैं रमेश जी से समझ लूँगी। रही बात विचार की, सो मैं विचार के अलावा कुछ करती भी तो नहीं सर, प्रसन्नतापूर्वक सरला ने आंखें मटकाते हुए कहा। चंचलता उसकी आंखों में झलक आई थी। तथास्तु करती परियों जैसी मुस्कुराहट उसके होठों पर खिल उठी। मैंने सरला को ही शादी की सलाह देकर उकसाना चाहा कि उसे कुछ कुछ होने लगे, और जब तक उसकी शादी नहीं हो जाएगी वह बेचैन रहेगी, घर जाकर अपने माता पिता को तंग करेगी, और तब शादी की बात पर गंभीरता से विचार विमर्श होगा। मैं तो आपाद मस्तक सरला के चरित्र से जुड़ गया था, और मैंने उसे सहजता से कह दिया, देखो सरला, अब तुम्हें अपनी शादी कर लेनी चाहिए। अपने माता पिता से तुम ये बात कहो, मैं समझता हूँ कि तुम्हारे माता पिता की सभी चिंताएं दूर हो जाएगी। उनकी चिंता दूर करने का तुम्हारा फर्ज बनता है सरला। ठीक है सर, मैं रमेश जी से पूछ लेती हूँ, सरला ने बुद्धू जैसी बात कह दी, जैसे उसे पता नहीं कि उसे क्या सलाह दी गई है। उसके मन में तो रमेश जी गणेश जी की तरह ऐसे आसन लेकर बैठे थे कि आउट होने का नाम ही नहीं लेते। मैंने अपना माथा ठोका और संयत होकर बोला, सरला, तुम 22 साल की हो और तुम्हारे अच्छे रमेश जी डबल विधुर, पूरे 45 साल के, यानी तुम्हारे चाचा हैं। तुम उन्हें चाचा कहा करो। मैंने सोचा कि रमेश से ही नहीं, अगल बगल में भी सबका पत्ता साफ हो जाए। और सुनो, बगल में जो रसमोहन बैठता है उसे भैया जी, और उसके बगल में अनुराग को मामा जी कहा करो। ये लोग ऐसे रिश्ते के लिए बहुत ही उपयुक्त हैं। जी सर, कहकर सरला वापस गई और रमेश के पास जाकर बैठ गई और बोली, चाचा जी, आज मैं अपने मम्मी पापा से अपनी शादी की बात करूंगी, क्या ठीक रहेगा चाचा जी? यह सुनकर रमेश जी तो जैसे 10 मंजिली इमारत से घिरकर बेहोश होती आवाज में ही बोले, ठीक ही रहेगा। 5 बजे थे। सरला ने अपना बैग कंधे पर टांगा और रसमोहन से भैया जी नमस्ते, अनुराग से मामा जी नमस्ते कहते हुए चलती बनी। सभी अपनी अपनी त्योरियां चढ़ा रहे थे और मेरी ओर उंगली उठाकर संकेत कर रहे थे कि यह षड्यंत्र रजनीश सर का ही रचा है। मैं जानता हूं कि मेरे विभाग के सभी पुरुषकर्मी असल में जाने माने डोरी लाल हैं, किसी पर भी डोरे डाल सकते हैं, लेकिन शर्मसार होंगे तो इस रिश्ते को निभाएंगे, और तब कहीं सरला खुले दिमाग से अपना आगा पीछा सोच सकेगी। तो उसके माता पिता भी अपनी सुकोमल बचकानी सी बेटी के लिए दामाद का कद, शिक्षा, पद, स्तर आदि देखेंगे, जिसके लिए पति के रूप में मैं बिल्कुल फिट हूँ। अगली सुबह बिना बुलाए सरला मेरे कमरे में आई। मुझे उससे सुनकर बेहद खुशी हुई। सर, मैंने कल चाचा जी, भैया जी और मामा जी को कहा तो सब ऐसे देख रहे थे जैसे मैं पागल हूँ। आप बताइए, क्या मैं पागल लगती हूँ सर? इस मानसिक रूप से कमज़ोर लड़की को मैं क्या कहता? सो मैंने उसके दिमाग के आधार पर समझाया, देखो सरला, चाचा, भैया, मामा लोग लड़कियों को लाड़ प्यार में पागल ही कहा करते हैं। तुम्हारे मम्मी पापा भी कई बार तुम्हें पगली कहीं की कह देते होंगे। उसकी यह सर सुनते सुनते मैं उसके पास आ गया। वह भी अब तक खड़ी हो चुकी थी। अपने को अनियंत्रित होते मैंने उसे अपने सीने से लगा लिया और वह भी मुझसे चिपक गई, जैसे हम दो प्रेमी एक लंबे अरसे के बाद मिले हो। हरकत आगे बढ़ी तो मैंने उसके कंधे भींचकर उसके दोनों गालों पर एक के बाद एक चुंबन की छाप छोड़ दी। मैंने उसे जाने को कहा, वह चली गई तो मैं जैसे बेदिल सा हो गया। दिल गया और दर्द रह गया। पहली बार मेरा रोम रोम सिहर उठा, क्योंकि प्रथम बार स्त्री देह के स्पर्श की चुंबन को अनुभव किया था। जन्म जन्मांतर तक याद रखने लायक प्यार के चुंबनों की छाप से जैसे सारा जहां हिल गया हो। सारे जहां का हिलना मैंने सरला की देह में होती सिहरन की तरंगों में अनुभव किया। प्रथम बार मैंने किसी युवती के लिए अपने दिल की प्रेम ज्योति की गर्माहट अनुभव की। काश ये ज्योति सदा के लिए जल उठे। शायद ऐसी भावनाओं को ही प्यार कहते होंगे। यदि यह सत्य है तो मैंने इस अद्भुत प्यार को पा लिया है। उन पलों में पहली बार लगा कि मैं अब तक मुर्दा देह था और सरला ने गर्म सांसें फूंक कर मुझ में जान डाल दी है। सरला ने दफ्तर से जाने के पहले मेरी विचार तंद्रा भंग की। सर, आज मैं खुश भी हूँ और परेशान भी। वह दोपहर पूर्व की घटना मुझसे बार बार कहती हैं कि मैं आपके 2 चुंबनों का उधार चुका दूं, वरना मैं रात भर सो नहीं सकती। मैं मन ही मन बेहद खुश था। यही तो प्यार है। पर इस पगली को कौन समझाए? इसे तो चुंबनों का कर्ज चुकता करना है, नहीं तो वह सो नहीं पाएगी। बस
प्यार हमेशा उधार रहने पर ही मजा देता है, पर यह नादान लड़की। बदला चुकाना प्यार नहीं हो सकता। यदि ऐसा हुआ तो मेरी बेचैनी बढ़ेगी और वो निश्चिंत हो जाएगी, अर्थात सिर्फ मेरा प्यार जीवित रहेगा। यह मुझे गवारा नहीं और न ही हालात को। मैं सरला को निराश नहीं कर सकता था, अतः पूछा, सरला क्या तुम्हें मेरी ज़रूरत है या एक पुरुष की? और उसके चेहरे पर झलकती मासूमियत को मैंने बिना उसका उत्तर सुने परखना चाहा। उसे अपने सीने से लगाकर कस कर भींच लिया। सरला, इस रजनीश के लिए तुम अपने आप को समर्पित कर दो। यही प्यार की सनक है, दो जिंदा देहों के स्पर्श की सनक। और वह भींचती गई। चुंबनों का कौन कितना कर्जदार रहा, किसने कितने उधार लिए, कुछ होश नहीं था। शायद कुछ हिसाब किताब न रख पाना ही प्यार होता है। हाँ, यही सत्य है जिसे झुठलाया नहीं जा सकता। मैंने उसकी आंखों में झांक कर कहा, सरला, हम प्यार की झील में कूद पड़े हैं। मैंने फिर 2 चुंबन लेकर कहा, देखो, अब इन चुंबनों को उधार रहने दो, चुकाने की मत सोचना। आज उधार, कल अदायगी। इसे मेरी ओर से, रजनीश की ओर से उपहार समझना और इसे स्वस्थ व जीवंत रखना। जी सर, कहकर वह चली गई। मुझे इस बात की बेहद खुशी हुई। अब की बार उसने रमेश जी का नाम नहीं लिया। उसके मुड़ते ही मैं धम से कुर्सी पर बैठ गया। लगा मेरी देह मुर्दा हो गई। सोचा, चलो अच्छा ही हुआ, तभी तो कल जिंदा देह हो सकूंगा, उससे मिलकर, उससे आत्मसात होकर, अपने चुंबनों को चुकता पाकर। मैं वादा करता हूँ कि अब मैं सरला की सनक के लिए फिर दोबारा मरूंगा, क्योंकि वह अमृत है। घर से दफ्तर के लिए निकला तो मन में कल के नशे का सुरूर बना हुआ था। मैं कब कार्यालय पहुंचा पता ही नहीं चला। हो सकता है कि 2 देहों के आत्मसात होने में स्वभाव स्वरूप पृथक हो, परंतु नतीजा तो सिर्फ प्यार ही होता है। आज कार्यालय में सरला नहीं आई, उसकी मम्मी आई। गंभीर समस्या का एहसास कर मैं सहम ही नहीं गया, अंतर्मन से विक्षिप्त भी हो गया था, क्योंकि इस मुर्दा देह को जिंदा करने वाली तो आई ही नहीं। पर उनकी बातों से लगा कि यह दूसरा सुख जो मेरे रोम रोम में प्रवेश कर रहा था, जिसे आत्मसंतुष्टि का नाम दिया जा सके, तो मैं धन्य हो जाऊं। मेरी बेटी आज रात खूब सोई। सुबह उसमें जो फुर्ती देखी, उसे देखकर मुझसे रहा नहीं गया। मुझे विवश होकर तुम्हारे पास आना पड़ा बेटा। आखिर कैसे, क्या हुआ? 2-4 दिनों में ही उसका परिणाम दिखा। काश वह ऐसी ही रहे, स्थायी रूप से। माँ जी स्थिति बताकर चुप हुई। हाँ माँ जी, मैं प्रसन्नतापूर्वक बोला। असल में मैंने कल दुनियादारी के बारे में खुश व सामान्य रहने के गुर सरला को सिखाए, और मैं चाहता हूँ कि आप सरला की शादी कर दें। फिर मैंने अपने पक्ष में उन्हें सब कुछ बताया और वह खुश हुई। मैंने उनकी राय जाननी चाहिए कि वह मुझे अपने दामाद के रूप में किस तरह स्वीकारती है। वह हंसते हुए बोली, मैं जातिवाद से दूर हूँ, इसलिए मुझे कोई एतराज़ नहीं है बेटा। इतना ज़रूर है कि आपके परिवार में खास तौर से माता पिता राजी हो तो हमें कोई एतराज़ नहीं है। ठीक है माँ जी, सभी राजी होंगे, तभी हम आगे बात बढ़ाएंगे। मैंने अपनी सहमति दी। अच्छा बेटा, मन में एक बात उपजी है। सरला दिमाग से असामान्य है, यह जानकर भी तुम उससे शादी क्यों करना चाहते हो? माँ जी ने अपनी दुविधा को मिटाना चाहा। माँ जी, इसका कारण मैं खुद भी नहीं जानता, पर इतना ज़रूर है, वह मुझे बेहद पसंद है। अब सवाल यह है कि शादी के बारे में वह मुझे कितना पसंद करती हैं। चलते वक्त मुझे व मेरे माता पिता को अगले दिन छुट्टी पर घर बुलाया। मैं जानता हूँ कि मेरे माता पिता मेरी पसंद पर आपत्ति नहीं कर सकते, सो आनंद फानन में शादी तय हुई। शादी के ठीक 1 सप्ताह पहले मैं और सरला अवकाश पर गए तथा निमंत्रण पत्र भी कार्यालय में सभी को बांट दिए। सबके चेहरे आश्चर्य से भरे थे, सभी खुश भी थे। विवाह हुआ और 1 माह बाद हमने साथ साथ कार्यभार ग्रहण किया। हमारा साथ साथ आना व जाना होने से हमें सभी आशीर्वाद देने की नज़र से ही देखने लगे। इसी के साथ ये रोमांटिक कहानी यहीं पर समाप्त हुई। इसी प्रकार की दूसरी कहानियों के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। धन्यवाद।